हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं हूँ रहनुमा, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ मेरे चैनल हिस्ट्री विद रहनुमा में। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ वैदिक काल के अंदर अर्ली वैदिक पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है अर्ली वैदिक यानी कि ऋग वैदिक भी उसे कहते हैं और पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं उसे। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका उत्तर वैदिक आ जाता है। ठीक है, जो हम अभी पढ़ेंगे। इन दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग बांटा गया है। ऋग वैदिक काल को ऋग वैदिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय ऋग्वेद की रचना हुई थी सिर्फ इस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता दिया, दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। इस वाली वीडियो में लेटर वैदिक की बात करेंगे। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1000 BC से 600 BC। BC मतलब बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, ईसा पूर्व यानी कि ईसा के जन्म से पहले जो घटनाएं घटित हुई हैं इसलिए उनको BC लगाया जाता है। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है BC AD लगने से किसी समय काल के पीछे कि ये घटना किस समय की है, यानी कि ईसा के जन्म के पहले की, ईसा के जन्म के बाद की है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो हम धीरे धीरे इन वेदों को पढ़ेंगे, इन साक्ष्यों को पढ़ेंगे, और भी साक्ष्य हैं उस समय के, तो हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमें ये पता चल जाएगा एक तो कि उस समय का समाज कैसा था, उस समय की इकोनॉमी कैसी थी, कैसे वो लिविंग लाइफ स्टैंडर्ड जी रहे थे। जैसे कि अर्ली वैदिक में आपका पेस्टोरल इकोनॉमी थी, यानी कि पूर्व वैदिक काल का समाज एग्रेरियन ना होकर पशु चारक था। ठीक, अब लेटर वैदिक में आ जाते हैं। लेटर वैदिक का समाज जो है वो खेती पर आधारित था, खेती अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का पता कहाँ से चलता है? इन वेदों से ही पता चलता है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। कितनी बार हल का वर्णन मिलता है तो उससे पता चल जाता है। उस वर्णन से हम ये आइडिया लगा सकते हैं पूरी तरीके से कि भाई यहाँ का समाज कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं इस समय के वेद, क्योंकि इस काल में पूरे लेटर वैदिक काल के अंदर 3 वेदों की रचना हुई है। ठीक है, तो इस वजह से इसको उत्तर वैदिक काल कहा गया है, बल्कि किसी एक वेद पर इसको नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, पहले आपका अर्ली वैदिक में ऋग वैदिक इसलिए कहा गया है क्योंकि ऋग्वेद की ही रचना हुई है पूरे काल के अंदर 1500 से 1000 के बीच में। ठीक, अब 1000 से 600 के बीच में पढ़ते हैं। तो अब हम आ जाते हैं यजुर्वेद किस लिए फेमस है, और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 3 वेद जो हैं इनसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यजुर्वेद बेसिकली किस लिए, मतलब किस चीज़ का वर्णन मिलता है यजुर्वेद से, अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरीके का आ सकता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ वगैरह का जो वर्णन है, जो भी पूजा पाठ वगैरह होती है वो यजुर्वेद के अंदर उसका कंपाइलेशन किया गया है, यहीं से चीज़ें होना स्टार्ट हुई हैं। ओके, और गद्य शैली में लिखा गया है। गद्य शैली का मतलब क्या होता है? एक होता है पद्य शैली, एक होता है गद्य शैली। गद्य शैली का मतलब होता है कि जो पैराग्राफ्स में लिखी गई चीज़ें होती हैं और जो कहानी के माध्यम से जो लिखी गई चीज़ होती है। कहानी में अक्सर आपने देखा होगा पैराग्राफ्स होते हैं। ठीक है, तो और पद्य शैली का मतलब पोइट्री सेशन जो होता है। ठीक है, आपकी हिंदी या फिर इंग्लिश में भी होता है ना, लिटरेचर एंड आपका पोइट्री सेशन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य शैली में लिखा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर जाता है यजुर्वेद। ठीक है, अब सामवेद की तरफ आ जाते हैं। हम देख लेते हैं कि सामवेद इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो सामवेद से कैसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, डोंट वरी। ठीक, तो ये सामवेद के अंदर क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट? एक तो ये है कि संध्या गीत का संग्रह है। संध्या के समय, शाम के समय जो गीत गाए जाते तो उसका कंपाइलेशन किया गया है। ओके, तो सामवेद इसलिए जाना जाता है, और स्पेशली 7 सुरों के लिए जाना जाता है, सारे गामा पा धा नि सा। ठीक है, उसके लिए जाना जाता है। यहीं से 7 सुरों की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन आ जाएगा, आप आराम से कर देंगे। ठीक है, तो डोंट वरी। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम चौथे वेद पे आ जाते हैं, यानी कि हमने अर्ली वैदिक में ऋग्वेद पढ़ लिया, लेटर वैदिक के अंदर यजुर्वेद पढ़ लिया, सामवेद पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं अथर्ववेद के अंदर। ठीक है, अथर्ववेद किस लिए जाना जाता है? मैंने आपको बताया स्पेशली कि अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अनार्यों ने की थी, यानी कि वो आर्य नहीं थे। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ों का वर्णन मिलता है? चिकित्सा का वर्णन मिलता है आपको। ओके, जादू टोना जो होता है उसका वर्णन मिलता है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोहे का पहली बार वर्णन मिला है अथर्ववेद के अंदर। क्वेश्चन यहीं से बनता है, इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि लोहे का सबसे पहला वर्णन कहाँ मिला है, किस वेद में मिला है। तो आपने बता देना किसके अंदर मिला है? अथर्ववेद के अंदर मिला है। आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे जो मैं चीज़ बोल रही हूँ। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं उपवेद, यानी कि 4 वेदों के एक एक उपवेद हैं। आपको ध्यान रखना है कौन कौन से उपवेद हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो इन कितने उपवेद हैं? 4 हैं, यानी कि 4 ही वेद हैं, 4 ही उपवेद हैं, यानी कि हर एक वेद का एक एक उपवेद है। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है,
तो इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, एरर है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद में क्या चीज़ें बताई गई हैं, आयुर्वेद से सिंपली आप समझ सकते हैं कि चिकित्सा का वर्णन किया गया है। अगर थोड़ी सी एरर मिस्टेक है, आप होप सो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। यहाँ पर गलत लिखा हुआ था तो इसलिए मैंने इसको करेक्ट कर दिया। इसके अंदर युद्ध तकनीक, अस्त्र शस्त्रों का वर्णन मिलता है, बिल्कुल करेक्ट है। गंधर्व वेद पे अब हम आ जाते हैं। और गंधर्व वेद किसका उपवेद है? सामवेद का उपवेद है। इसके अंदर संगीत शास्त्र, संगीत वाद्य यंत्रों का वर्णन मिलता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सामवेद 7 सुरों के लिए जाना जाता है। संध्या के जो गीत थे उनको रचा गया था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? ये आयुर्वेद गलत है, आयुर्वेद आपका ऋग्वेद का है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद और इसके अंदर शिल्प से संबंधित चीज़ों का वर्णन किया गया। होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम आ गए हैं वेदांग। तो लेटर वैदिक में इन सब की रचना होती है, उपवेद की भी रचना होती है, आपके 3 वेदों की भी रचना होती है एंड वेदांगों की भी रचना होती है। वेदांग का मतलब क्या होता है? वेदों के 4 तो आपके वेद हैं लेकिन उनके अलग अलग अंग हैं, ठीक है। जैसे एक ह्यूमन स्केलेटन होता है, उसका फेस होता है, उसकी बॉडी। पहला वेदांग है शिक्षा, एजुकेशन। वेदों को कैसे पढ़ा जाए, उच्चारण में कैसे लाया जाए, उसको वोकैबुलरी में कैसे लाया जाए, उसको सही तरीके से पढ़ा कैसे जाए, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। वेद कि वेद बहुत टिपिकल संस्कृत में लिखे गए हैं, तो उसको इजीली पढ़ना, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे कॉमा देना है, कहाँ पर बात रोकनी है, आगे बढ़ना है, इस तरीके की चीज़ों को शिक्षा में बताया गया। शिक्षा क्या है? वेदांग है पहला, ठीक है। सेकंड पे आ जाते हैं व्याकरण यानी कि ग्रामर। तो वेदों के वाक्यों की रचना से संबंधित, वेदों के जितने भी वाक्य हैं, जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ तो ये एक वाक्य बन गया, मैंने कुछ बोला तो एक वाक्य बन गया, तो इससे संबंधित रूल्स रेगुलेशन बताए गए, उसका वर्णन किया गया। यानी कि जैसे आप ग्रामर पढ़ते हैं, कोई भी बच्चे को ग्रामर से ही हिंदी लिखना आता है, ग्रामर से इंग्लिश लिखना आता है, कोई भी लैंग्वेज है वो उसकी ग्रामर से ही लिखना सीखता है। तो कहाँ पर कैसे क्या क्या चीज़ें लगानी है, उस तरीके के नियम बताए गए थे। तो व्याकरण है, ये वेदांग है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। पाणिनि ने क्या लिखा है? अष्टाध्यायी लिखा है। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है एंड कात्यायन ने वर्तिका लिखी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर? क्वेश्चन यह आता है कि किसने अष्टाध्यायी की रचना की, या किसने महाभाष्य की रचना की, ठीक है, या वर्तिका किसने लिखी, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। कल्प क्या है? अनुष्ठानों का वर्णन करता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड हम देख लेते हैं निरुक्त। इसके अंदर भाषा, जो लैंग्वेज है, शब्द जो वर्ड्स हैं, उनका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, उनकी उत्पत्ति शास्त्र है। यहाँ से भाषा और शब्द कैसे निकले, इसके अंदर निरुक्त के अंदर बताया गया है, ठीक। तो उत्पत्ति शास्त्र, एटिमोलॉजी, ठीक है, यानी एटिमोलॉजी के बारे में बताया गया है। संस्कृत शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्वेश्चन मार्क। तो प्रथम आचार्य जो थे कश्यप थे, जिन्होंने रचना की थी निघंटु या फिर निघंटु। क्वेश्चन ये आ सकता है कि निघंटु या निघंटु की रचना किसने की है, आपको बताना है। सही आंसर जाता है कश्यप की तरफ। तो आपने हिंदी में पढ़ा होगा, छंदों का इस्तेमाल बहुत किया जाता है पोइट्री सेशन के अंदर, ठीक है, पद्य शैली के अंदर, ठीक है। तो छंद का निर्माण कैसे होता है? तो छंद शास्त्र लिखी है पिंगल मुनि ने, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बचा है वेदांग, ज्योतिष, ठीक है। ज्योतिष के बारे में भी देख लेते हैं। ज्योतिष के अंदर क्या बताया गया है? जो छठा वेदांग है ज्योतिष, उसके अंदर खगोल, नक्षत्र, ग्रहों का वर्णन किया गया। लगध या लुगध मुनि जो हैं वो वेदांग ज्योतिष लिखी है उन्होंने। क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हमें पढ़ना है वेदांत। तो वेदांत क्या होता है? दर्शन की बुक क्या कहलाती है? वेदांत कहलाती है। दर्शन की बुक हम किसे कह सकते हैं? ऐसे उपनिषद है, वो भी एक दर्शन की बुक है। देखने का नज़रिया, सिंपल आम लोकल लैंग्वेज में बोले तो देखने का नज़रिया जो होता है वो दर्शन होता है। जो बड़े बड़े फिलोसफर हैं उनको चीज़ों को लेके देखने का नज़रिया कैसा है वो है, ठीक है। तो शुरुआत होती है इसकी आपके लेटर वैदिक में, ठीक है। तो
इसके अंदर कौन कौन सी बुक्स हैं? उपनिषद है, गीता है, मीमांसा है, ठीक है। यानी कि क्या है, दर्शन की बहुत बड़ी बुक्स हैं। इनको पढ़ के आइडिया लगाया जा सकता है कि उस समय का समाज कैसा था, कैसा नज़रिया था लोगों का, क्या चीज़ें हो रही थी समाज के अंदर, ये सारी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो महाभारत के बारे में हम पढ़ लेते हैं। महाभारत भी अपने आप में महाभारत भी बहुत इम्पॉर्टेंट दर्शन की बुक ही है, ठीक है। वेदांत के अंदर ये है, ठीक है। महाकाव्य है, तो महाकाव्य है ये। तो इसकी रचना किसने की थी? क्वेश्चन आ जाता है। वेद व्यास ने इसकी रचना की है, ठीक। वेद व्यास का नाम क्या था, ओरिजिनल नेम क्या है, ठीक है। तो कृष्ण द्वैपायन इनका नाम है, ठीक है। कभी वेद व्यास ने देखे कृष्ण द्वैपायन कर दिया, ठीक है, वास्तविक नाम। एंड महाभारत का ओरिजिनल नेम क्या है? जय संहिता। जय संहिता आ सकता है। महाभारत सभी जानते हैं, तो जय संहिता लिख दे, हो सकता है 4 ऑप्शंस में से जय संहिता लिख दे, महाभारत कहीं ना हो, तो राइट आंसर इज द जय संहिता। वर्तमान में 1 लाख कम से कम इसके अंदर श्लोक माने जाते हैं और दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य है और एकल काव्य लिखा गया है, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, गीता। ये भी बहुत बड़ा एविडेंस है। ये कहाँ से लिया गया है? गीता महाभारत से लिया गया है, ठीक है। और इसके अंदर 700 श्लोक हैं। कितने? 700 श्लोक हैं। भीष्म पर्व के बारे में बताया गया है और कृष्ण अर्जुन संवाद के बारे में बताया गया, यानी कि जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो कम्युनिकेशन हुई है उसके बारे में बताया गया। भीष्म पर्व क्या होता है? जैसे आप महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत के अंदर टोटल कितने पर्व हैं? 18 पर्व, यानी 18 चैप्टर्स माने 18 पर्व हैं। उसमें से जो छठा पर्व है, यानी छठा दिन जो है, उसके बारे में बताया। होप सो आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद में जितनी भी चीज़ें होंगी आपको समझ में आ जाएंगी। एंड मैं जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें एंड वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना। सो आपके रिटर्न नोट्स की भी दिक्कत दूर हो जाएगी। सो डोंट वरी एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड अपना ध्यान रखें। Thank you so much.